आयुष ने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन तो टिल इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है, तो हम निकाल ही नहीं सकते जो है रेडियस जो है, क्योंकि वो तो वेरी करती रहती है उसकी लोकेशन जो है। तो आयुष जी इसीलिए हमने जो है नॉर्मल तरीके से निकाला ही नहीं रेडियस। डेफिनेशन अलग बात है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली निकाली जा सकती है वो अलग बात है। क्योंकि आइडियली यही होना चाहिए कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने पहले कह दिया कि हमारे लिए जो है रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने जो है जो कॉन्सेप्ट निकाला वो निकाला हमने कोवेलेंट रेडियस का, जहां पे दो न्यूक्लियई के बीच के डिस्टेंस का हाफ किया, या मेटालिक रेडियस या वेंडरवॉल रेडियस। वहां पे इलेक्ट्रॉन का रोल कहीं पे आ ही नहीं रहा है। नहीं 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 नहीं, सुन लीजिए ना। नहीं, देखो, इनफाइनाइट हमने जब वेव मैकेनिकल मॉडल किया था तो उस टाइम पे हमने कहा था कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे ही इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज स्टिल इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात की थी और हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, वेव है। ठीक है, तो आइडियली डेफिनेशन वाइज तो ये होना चाहिए था, जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे। ठीक है, हम पढ़ते थे कि भाई जो एटम है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन अब जब हमारा नॉलेज वास्ट हो गया तो हमें पता लग गया कि भाई ऐसे नहीं निकाला जा सकता, इलेक्ट्रॉन को मेजर करके नहीं निकाला जा सकता। लेकिन फिर हम जानते हैं न्यूक्लियस स्टैटिक है, उनके बीच का डिस्टेंस का हाफ कीजिए, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अगर वो सॉलिड स्टेट में है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनका हाफ कीजिए तो वैंडरवॉल रेडियस आ गया। ठीक है, इसीलिए हमने ये तरीका ऑप्ट किया। इज इट ओके? ठीक है, क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि मेरे पास आपके डाउट्स नहीं है और। ठीक है, नहीं, असली रेडियस कोई भी नहीं बताता है, असली रेडियस कोई भी नहीं बताता। संश्रय जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैसे मैं बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दूं बात को। दैट इज के जो न्यूक्लियस होता है उसका जो चार्ज है आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके लिए जो है शील्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ये कौन कह रहा है एक मिनट जो है? नाउ संश्रय इज, संश्रय कोई कुछ बात कह रहा है, एक मिनट। ओके, हाँ जी संश्रय जी बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ सर, हेलो हेलो बोलो संश्रय। सर, मेरा डाउट था कि आपने कल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर दो सब पॉइंट्स बनवाए थे, जिसमें आपने कहा था कि इफ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s और p ऑर्बिटल्स, और दूसरा पॉइंट था इफ इट इज प्रेजेंट इन d और f ऑर्बिटल्स। उसके नीचे आपने चार और पॉइंट्स लिखवाए थे, उनमें दो पॉइंट्स में ऐसा लिखा था कि ईच इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम शेल कंट्रीब्यूट टू 0.35 सिग्मा। सर उसी उसी चीज में डाउट है मेरे को कि अगर एक में 0.35 सिग्मा है तो दूसरे में 0.85 है, और जो आपने एग्जांपल्स दी थी इन दोनों की, उसमें आपने फोर्थ शेल में 0.35 लिखवा के बाकियों में 1 लिखवाया था एक में, और दूसरे में थर्ड में 0.85 था। नहीं देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता होगा कि तीन रूल सेम ही है। पहली बात, जो लेफ्ट वाला केस था उसमें जो है रूल्स तीन थे। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं बात को कि मैंने कराया क्या। ठीक है ना, देखो मैंने ये कहा था, सुन लीजिए, मैं अलग अलग से डिफाइन कर दूं। जब जो है इलेक्ट्रॉन
s और p ऑर्बिटल्स में, तो सेम शेल जो उसकी शेल से बाहर होते हैं वो 0 कंट्रीब्यूट करते हैं, सुनते जाओ, और सेम शेल वाले 0.35 कंट्रीब्यूट करते हैं, और तीसरा n-1 शेल वाले जो है 0.85 कंट्रीब्यूट करते हैं, और n-1 से लोअर जो होते हैं n-2, n-3, n-4 जितने भी अंदर वाले शेल्स होंगे आप, वो 1 कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ, सुनते जाइए। दूसरी बात, अगर डी और एफ में, तो अपने पास रूल्स 3 ही बच जाते हैं कि बाहर वाला कंट्रीब्यूट करेगा 0, उस शेल से बाहर वाला, उस शेल वाला कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, n-1 या उससे लोअर वाला करेगा कंट्रीब्यूट 1, मतलब 0.85 वाला इसमें है ही। बात खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बिकॉज देयर इज सम चैट सर, देन एस वाले में थर्ड शेल, अरे मैंने कब कहा एस वाले में थर्ड शेल में 0.35? मैंने कब बोला? एस वाले में जो जो आपने दो एग्जांपल्स, नहीं यार, मैंने जो है सेम शेल वाले में, सुन लीजिए, हो सकता है उसमें लिखने में गड़बड़ हो गई हो, सुन लो। अगर ये देखिए, अगर हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन 0 होगी, इसके जो बाकी 0.35 है, अगर ये एस में, ठीक है, एस या पी में है, सुन लीजिए, तो सेम शेल वाले 0.35 होगी, और ये 0.85 होगी, और जो भी अंदर वाली शेल्स हैं उनकी 1 होगी। सही बात है? अगर ये डी या एफ में है, तो जो है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन हमारा डी और एफ में है, तो इसकी 0 होगी, इसकी 0.35 होगी, टक टक टक, ये सारे 1 होंगे। बात खत्म। सही है बात? डन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतना स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम हो जाएगा। देखो, जो रौनक इज सेइंग कि जो मेटालिक बॉन्डिंग कराई थी वो समझ नहीं आई। देखो, मेटालिक बॉन्डिंग में क्या है, मैंने कहा था कि सोडियम जो है Na पॉजिटिव की फॉर्म में मान लीजिए है, तो Na पॉजिटिव इस तरह से कई सोडियम पॉजिटिव्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर उधर बिखरे हुए हैं, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं उनका वैलेंस शेल पे होल्ड बहुत कम होता है। ये हम पीरियोडिक टेबल में ही करेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ बॉन्डिंग की बात की। तो उसमें क्या होता है कि मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है खुले छोड़ देते हैं। जैसे मान लो एक मोहल्ले में 20 घर हैं, तो उन्होंने 20 गायें पाल रखी हैं, तो सबने क्या कर रखा है कि सारी गायें जो है मोहल्ले में घूमती रहती हैं, कहीं भी घास चर लेंगी, कुछ भी कर लेंगी। शाम को जिसके सामने जो गाय आएगी उससे दूध निकाल लेते हैं। ठीक है, बस यही यहां पे है कि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर बिखेर रखे, हर एक ने एक एक दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर अब ये सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये सोडियम इसको करेगा, तो दोनों में आपस में बॉन्डिंग हो गई, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। और क्योंकि लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इसमें जो है मतलब जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, वो लूज क्यों करेगा? जो एल्कली मेटल्स हैं, आगे चल के आप पढ़ोगे कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से लूज कर देते हैं।
उनका साइज बड़ा होता है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक रेडियई एंड कोवेलेंट रेडियई, पहले आपको यह समझना है कि कोवेलेंट रेडियई में सिर्फ दो एटम्स आपस में बाइंड करते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग इज इनफाइनाइट लॉन्ग, सोडियम पॉजिटिव डॉट 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 डॉट, वो सोडियम पॉजिटिव चलता जाता है, मेटल, ठीक है, कंटिन्यूअस बॉन्डिंग है। जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो है होता क्या है कि वो दो ही मॉलिक्यूल्स है। जैसे मान लो H2 है, तो एक H और दूसरे H के बीच में ही वो बॉन्डिंग है, बाकी के H से उसको लेना देना ही नहीं है, वो अकेला भी घूम सकता है H2। लेकिन मेटालिक बॉन्डिंग में करोड़ों के हिसाब से एटम्स होते हैं, ठीक है, तो वो नेटवर्क अरेंजमेंट है। जबकि हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ दो एटम्स के बीच का ओवरलैप है, और उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा रौनक जी की Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। मैंने कहा Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन दूसरे Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, मैंने ये कहा। इज इट ओके? मतलब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को, इन लाइट गई है अभी, थोड़ा सा ये कीजिएगा, नहीं तो मैं फिर इमरजेंसी लाइट ऑन करूंगा। लेकिन ये सोडियम इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये सोडियम इसको अट्रैक्ट कर रहा है, देन देयर इज अट्रैक्शन। हाँ, मैंने कहा कि इनडायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहे हैं। इज इट ओके? कोई रीजन तो होगा, बिल्कुल आकर्षित जी, रीजन है कि सोडियम हैज लो आयनाइजेशन एनर्जी। जो एल्कली मेटल्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल के जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो एटम्स होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी उनको एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, और बताइए। तभी वो जल्दी करते हैं ना। स्टीवनसन, ये फार्मूला जो है, समवन इज सेइंग, अरे यार इतना आसान सा फार्मूला है वो, ठीक है, उस फार्मूले में है क्या अपना? आप देखिए, इस फार्मूले में जो है मैंने कहा कि डी ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, यही लिखा था, माइनस 9.0 डेल्टा एक्स। अभी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको नहीं पता है, सो डोंट गो फॉर दैट। अभी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात करेंगे तो आ जाएगा आपको जो है, ठीक है। 9 तब आएगा अगर जो है आप रेडियई पिकोमीटर्स में लेंगे, अदरवाइज 0. अगर आप जो है मतलब आंगस्ट्रॉम में लेंगे तो 0.09 आएगा, ठीक है, वो यूनिट्स का डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए अगर पिकोमीटर्स में लेंगे तो ये होगा, आंगस्ट्रॉम में लेंगे तो 0.09, ठीक है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला रेडियस नहीं है ये, ठीक है, ये बॉन्डेड एटम के रेडियई है, कोवेलेंट रेडियई है। हाँ, मेटालिक बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, आप सुन लीजिएगा। देखो, अब जरूरी बात करने जा रहा हूं मैं, दैट इज periodicity in atomic radii। पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक टेबल में किस तरह से जो है रेडियई, ठीक है। अब आकर्षित जी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियई किस तरह से वेरी करती है पीरियोडिक टेबल में, जो है रेडियस, वो हमने देखना है सबसे पहले जो है। सुनते जाइएगा मेरी बात को जो है, ठीक है। अब जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। तो यहां पर रेडियई के बारे में आई जस्ट वांट टू गो इन द पैरेलल मैनर, जिस तरह से कि आपको नोट्स में हमने कराया है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, दैट इज
वेरिएशन इन ए पीरियड। पीरियड इस तरफ। तो पहली बात तो यह है कि रेडियई जो है दैट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, मतलब इस तरफ को रेडियई जो है वो डिक्रीज करता है। सुनते जाइएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इस तरह से रेडियई वेरी करना चाहिए। सही है बात। नियॉन का रेडियई जो है सबसे कम होना चाहिए। अब यहां पर देयर इज ट्विस्ट। आप ट्विस्ट को समझिएगा। पहले सुनिए 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 सुनिए, अभी अभी सुनते जाइए मेरी बात जो है। देखो, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि आखिर रेडियई डिक्रीज क्यों करता है। जब आप एक पीरियड में आगे चलते हैं तो उस टाइम पर जो है इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। सही कहा। न्यूक्लियस पे एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द सेम शेल। एक पीरियड में जब आप चल रहे होते हैं तो शेल सेम है, मतलब ये सारे सेकंड शेल में इनके इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, है ना। ये 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। सही बात है, मतलब सेकंड शेल ही भरी जा रही है। तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है, शेल बड़ी नहीं हो रही, लेकिन जो अंदर न्यूक्लियस बैठा हुआ उस पर चार्ज बढ़ रहा है। तो एज ए रिजल्ट होल्ड ऑन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट ये डिक्रीजेस। बिल्कुल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज ऑफ रेडियई। एकदम सही बात। ठीक है, अब सुनते जाइए। अब यहां पर मामला कुछ और है, दैट इज कि अगर आप बुक्स में देखोगे तो बुक्स में आपको कुछ और चीज मिलेगी। सुन ले, देखो, इसको हम टेबल की फॉर्म में पुट कर लेना। देखो, ऐसे तो रेडियई इस तरह से डिक्रीज करना चाहिए। सही बात है। यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सुन ले। अब होना क्या चाहिए कि फ्लोरीन के बाद नियॉन को भी सबसे कम होना चाहिए, लेकिन सुने, होता क्या है कि नियॉन कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाती नहीं। यू नो इट, नोबल गैस है नियॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी नहीं। तो क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड कभी नहीं बनाती है, और हम क्या करते हैं फिर जो है, कई बुक्स में ऐसा होता है कि उसके, सुनते जाइएगा मुझे जस्ट एक मिनट, उसके जो है वैंडरवाल रेडियई को ही दूसरों के कोवेलेंट रेडियई से कंपेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में कि वैंडरवाल रेडियई जो है सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर हम नियॉन का वैंडरवाल रेडियई लेंगे जी, तो वैंडरवाल रेडियई के कारण नियॉन आ जाएगा टॉप पे। क्या आपको मेरी बात समझ रहे हैं? देखो, अगर हम यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर इसका आर कोवेलेंट लेंगे आप तो आएगा यहां पर, लेकिन अगर आप इसका आर वैंडरवाल लेंगे तो यहां पर आएगा, फिर वो लिथियम से भी ऊपर आ जाएगा। सही है बात। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम आपको समझनी है, ठीक है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि असलियत में नियॉन का रेडियस सबसे छोटा ही होगा, लेकिन क्योंकि वो कोवेलेंट रेडियस उसका कैलकुलेट ही नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो ऐसे में जो है आप उसको सबसे बड़ा लिख देते हो। ओके, एक्सेप्शन मान लो, वी हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब सुनिए, आगे बढ़ रहे, ध्यान देते रहिए।
छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फंडामेंटल बातें हैं। पीरियोडिक टेबल ऐसा टॉपिक है कि सारी केमिस्ट्री इस पे बेस्ड हो। तो अगर आपके ये फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो बस ठीक है, सुनते जाएं, मैं बता रहा हूं। जस्ट एक मिनट। अब आप सुने। हाँ, बाकी भी सेम फॉलो करेंगे। बाकी में भी नोबल गैस का सबसे बड़ा होगा कई बुक्स में। चलिए जी, आगे बढ़ रहे हैं भैया। देखें, मेरी बात को सुनते जाइए। अब यहां पर एक बात समझे, दैट इज अलोंग द पीरियड की ही बात कर रहे हैं। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हो गए? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं अपने, उनमें क्या सिचुएशन है? देखिए, सबसे पहली बात, द वेरिएशन along a period is very less। अभी आप समझते जाइएगा कि along a period जो है वेरिएशन लेस, कितनी लेस है, किस तरह से लेस है। देखो, अभी मैं आपको डेटा के साथ इस बात को बताता हूं और फिर मैं रीजन देता हूं, पहले आप समझ जाएं, ठीक है? पहले आप डेटा देख लीजिए। आई एम टॉकिंग विद ग्राफ, इट इज रेडियई, ठीक है, एंड इट इज एटॉमिक नंबर। सुन लें, तो यहां पर ये है जी स्कैंडियम। स्कैंडियम का है 1.44 आंगस्ट्रॉम। जो भी वैल्यूज हैं अब मैं आंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूं, सो इट इज 1.44 आंगस्ट्रॉम। आई होप आपको दिख रहा है ये, ठीक है? सुनते जाएं। इसके बाद देयर इज टाइटेनियम, दैट इज 1.32 आंगस्ट्रॉम। आई एम ट्राइंग टू राइट बिगर। 1.32 आंगस्ट्रॉम डिक्रीज हुआ। हाँ, स्कैंडियम लिखा SC, ठीक है? हाँ, थोड़ा बड़ा, लेकिन मेरे पास स्पेस की कमी है यार। इट इज 1.44, इट इज SC, आप समझ जाइए। देन टाइटेनियम 1.32, ठीक है? एंड देन वेनेडियम, मैं इस तरफ लिख लेता हूं, वेनेडियम 1.22। ये आंगस्ट्रॉम में ही है वैल्यू, मैं बोलता जा रहा हूं इसलिए जो है आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन क्रोमियम 1.18, ठीक है? एंड देन मैंगनीज 1.17, and then iron 1.17, ठीक है? उसके बाद कोबाल्ट 1.16, ठीक है? निकल 1.15, ठीक है? एंड देन कॉपर 1.17, एंड देन जिंक
1.25। ध्यान से समझे, आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफ बना हुआ है। अब आराम से मेरी बात समझिएगा। देखो, अगर आप जो अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे या जो अलोंग द पीरियड जो कि रेडियई थे, उनको अगर आप देखते तो वेरिएशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन यहां पर वेरिएशन आप देखते जाइए, 1.44 से पहले थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ी वेरिएशन है, ये बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इट इज स्मॉल वेरिएशन, ठीक है। फिर जो है बीच में ग्राफ फ्लैट हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है। मतलब ग्राफ के फीचर्स क्या आ गए कि स्टार्टिंग में डिक्लाइन हो रहा है, बीच में फ्लैट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, और बहुत ज्यादा चेंज नहीं। पहला आंसर मैं दे रहा हूं कि बहुत ज्यादा चेंज क्यों नहीं है। मैंगनीज, मैंगनीज, एमएन मींस मैंगनीज, सुन ले अब। एक्चुअल में नियोन का रेडियस सबसे छोटा है, 1.16 क्या है, 1.16 आंगस्ट्रॉम में है, और क्या कोबाल्ट, इट इज कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट, निकल 1.15, कॉपर 1.17, इट इज कॉपर, ठीक है। एंड देन जिंक 1.25। नोट कर लिया आपने। अब सुनिए, पहली बात का जवाब दे रहा हूं, वाई वेरिएशन इज वेरी लेस। देखो, आपने अभी तक अब मुझे नहीं पता ये है उसमें कि नहीं है, ठीक है, लेकिन सुन लो, हाँ उसमें भी है, लेकिन उसमें ये बहुत ज्यादा ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है उसमें भी। सुन ले अब, तो अब यहां पर वेरी लेस का रीजन आप सुन रहे हैं मेरे से। देखो होता क्या है, जैसे मैं इसी सीरीज की बात करूं, ये न्यूक्लियस है, ये 3D है, और ये 4s है। आप मुझे बताओ, स्कैंडियम से लेके जिंक तक इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में जाते हैं, एस में, 4s में जाते हैं कि 3D में जाते हैं? अभी तक मुझे गलत ही जवाब मिले हैं, एक दूसरे को देख के जवाब मत दीजिए। स्कैंडियम से लेके जिंक तक इलेक्ट्रॉन्स डी में जाते हैं, एस में तो यार 2 की जगह है, वो 4s2 तो भाई इस मीन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D 1 to 10 4s2, 4s2 तो कैल्शियम तक ही हो चुका है वो। तो इसका मतलब स्कैंडियम में पहला इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3D1, टाइटेनियम में 3D2, वेनेडियम में 3D3, जिंक में 3D10। मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं, डी सब शेल में जा रहे हैं। मेरी बात सुनते जाइए। जबकि जबकि एस और पी में क्या होता है, सुन लीजिए। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, सोडियम में होगा ये 3s1, तो सबसे बाहर वाली में ही जाएगा। फिर मैग्नीशियम में हो जाएगा 3s2, फिर से आउटर मोस्ट में जाएगा, अंदर वाली शेल्स भरी होती हैं। ऐसे ही सुनते जाइए आप, ऐसे ही अगर हम बोरोन की बात करें, बोरोन में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2p1, इसमें गया, मान लो ये p है तो p ही आउटर मोस्ट है ना, 2p1 से बाहर तो कोई नहीं है। फिर 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इन 3D बट आउटर मोस्ट शेल इज 4s, जो भरी हुई है पूरी।
दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल पे कोई अंतर नहीं आ रहा है यहां से यहां जाने तक, एक्सेप्ट सम एनोमलीज लाइक कॉपर एंड क्रोमियम, उनके अलावा और कहीं पे बदलाव नहीं आ रहा। सही है बात? बाकी सभी में वो 4s2 ही रह रही है। सो दैट मीन्स ऐसा सिर्फ डी ब्लॉक में होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन पेनल्टीमेट शेल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एंटर हो रहे हैं, जबकि हम डिस्टेंस यहां पे तो ऑलरेडी 2 है, बस 2 ही है, यहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे भरे जा रहे हैं? यहां पे। तो मतलब लगातार जो अट्रैक्शन चेंज हो रही है न्यूक्लियस से, वो तो 3D की हो रही है, क्योंकि बाहर वाली शेल तो उतनी ही है, बाहर वाली शेल तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की है, तो अट्रैक्शन उसके साथ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही है। लेकिन अंदर वाली शेल में स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, टाइटेनियम में 2 को करने लग गया न्यूक्लियस, वेनेडियम में 3 को करने लग गया। इस तरह से जो पेनल्टीमेट शेल है वो श्रिंक कर रही है। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वहां पे चेंज हो रहा है। उसका इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है सिर्फ वो 4s पे जा रहा है कि अंदर वाली शेल जो है श्रिंक हो रही है, तो इसलिए जो बाहर वाली भी थोड़ी श्रिंक हो गई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्योंकि शेल, आउटर मोस्ट शेल इज नॉट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ दैट द इंपैक्ट इज इनडायरेक्ट ऑन द आउटर मोस्ट शेल, जहां से कि हम रेडियस निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है जो चेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, अगर 3D बाहर होता तो डिक्लाइन बहुत ज्यादा होता, लेकिन क्योंकि 3D अंदर है और 4s बाहर है और इलेक्ट्रॉन हम डाले जा रहे हैं, 3D में चेंज उसका हो रहा है, तो जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट है वो बाहर तक कम पहुंचता है। इसकी वजह से जो है जो चेंज, वेरिएशन इन द साइज है वो कम है। पहला आंसर आपको मिल गया। अब सुने दूसरी बात। दूसरी बात का जवाब देखो, यहां पर दूसरी बात है क्या, पहले मैं बता दूं। हमारे सामने एक बात आई है कि भैया पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर फ्लैट हो रहा है, फिर जो है इंक्रीज हो रहा है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट, ठीक है ना, बस दिल में बसा लो इसको। ठीक है, अच्छा, अब मैं सबका आंसर दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं उस बात का। अब दूसरा जो है, दूसरी जो बात है, दैट इज कि क्यों डिक्रीज हुआ, क्यों फ्लैट हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ। सुनिए, देखो यहां पर 2 बातें हैं। 2 बातें क्या हैं कि एक जो फैक्टर है वो है जो साइज को डिक्रीज करता है। साइज को डिक्रीज कौन करता है? न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो रेडियई है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। सही कह रहा हूं? जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना रेडियई कम होगा। सही बात। लेकिन दूसरा फैक्टर है दैट इज के दिस रेडियई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, और कह लीजिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि ठीक है, सिग्मा या स्क्रीनिंग इफेक्ट। सुनो, देखो, अगर मान लो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है शील्ड करेंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज बाहर कम पहुंचेगा। न्यूक्लियस का चार्ज बाहर कम पहुंचेगा तो न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर पाएगा ना बाहर वाली शेल को अंदर, तो उस वजह से साइज बड़ा हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अंदर वाली शेल्स अगर जो है अच्छे से शील्ड करेंगी तो न्यूक्लियस का चार्ज बाहर नहीं पहुंच पाएगा, उसके कारण जो है हमारा रेडियई हो जाएगा बड़ा। इज इट ओके? अब देखो, अब होता क्या है, अब होता क्या है, ये शील्डिंग जो बढ़ती है ना, देखो डी की सिचुएशन आप सोचो, ये जो शील्डिंग है ना, शील्डिंग जो है तब बढ़ती है जब हमारी शेल जो है अंदर भरने लगती है, क्योंकि जितनी अंदर की शेल भरी होगी 4s तक उतना चार्ज नहीं पहुंच पाएगा।
मैंने कहा कि 3D अंदर है, 4s बाहर है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 3D अंदर है, 4s बाहर है, तो D जितना भरा होगा उतना जो है साइज बड़ा होता जाएगा, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड ज्यादा कर लेंगे तो 4s तक न्यूक्लियस का चार्ज नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। अब सुने, तो अब बात है यहां पर स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक क्या होता है। सुनते जाए मेरी बात। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक ये होता है, मैं डी शेल की आपको बात बताऊं, देखते जाओ। ये मान लो 4s है, हम ऐसे ही, तो 4s2 है ये 4s है, और उसके बाद D5 है। एक मतलब ये D की सिचुएशन है, स्कैंडियम में एक आया, मान लो यहां पे न्यूक्लियस है, तो ये 3D है, ये 4s है, बाहर इसके 4s है, ये 3D है, 4s इसके बाहर है शेल। सही बात है। अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि अभी तक हमारा D जो है खाली है, जब तक खाली है तब तक शील्डिंग अच्छी नहीं चलेगी। मतलब जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, जब तक D5 तक, आप मेरी बात को समझते जाइए, जब तक D5 तक है ना तब तक शील्डिंग इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। सुनते जाइए, 3D5 तक, क्योंकि हमारी हर एक ऑर्बिटल अभी आधा आधा ही भरा है, तो इसलिए जो है हमारी जो शील्डिंग है वो Rng4s तो कैल्शियम में भरा जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं ना हम। पोटाशियम 4s1, कैल्शियम 4s2, देन स्कैंडियम 3d1। सही बात है। हाँ ठीक है। तो अब सुने मेरी बात, तो आई एम सेइंग ये 4s है जो कि ऑलरेडी भरा हुआ है, 3d है, जब तक 3d जो है हाफ फिल्ड नहीं हो जाता उसकी स्क्रीनिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, उसमें से बाहर न्यूक्लियस का चार्ज निकल जाता है और वो 4s तक पहुंच जाता है। तो मतलब यहां तक सुनते जाइए, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है स्कैंडियम से लेके क्रोमियम वाला, इस एरिया तक जो है क्या होता है कि हमारा जो Z है दैट डोमिनेट्स ओवर सिग्मा। Z डोमिनेट्स ओवर सिग्मा, मतलब Z क्या करेगा, रेडियस को घटाएगा, क्योंकि सिग्मा अभी इतना नहीं बढ़ा है। सुनते जाएं मेरी बात, ठीक है। लेकिन क्रोमियम के बाद क्या होगा कि अपने 3D में पेयरिंग होने लग जाएगी, और जैसे ही पेयरिंग होने लगेगी अंदर वाली शेल जो है प्लग होने लग जाएगी। इज इट ओके? मतलब अब वो चार्ज नहीं बाहर जाने, इधर से चार्ज बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, बहुत कम जाएगा। ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे मैंगनीज में और ज्यादा पेयरिंग हो गई तो और प्लग हो गई और प्लग हो गई। ऐसे जैसे शेल जो है प्लग होती जाएगी तो जो अपना सिग्मा है वो बहुत ज्यादा होता जाएगा। तो ये जो मिडल वाला रीजन, ये जो मिडल वाला रीजन है ना, ये वाला, इस रीजन में क्या है कि जेड और सिग्मा लगभग बराबर हैं। मिडल वाले रीजन में जेड और सिग्मा लगभग बराबर हैं, मतलब कंपनसेट कर देते हैं। जेड जितना कम करने की ट्राई करता है सिग्मा उतना बढ़ा देता है, तो रेडियस लगभग रिमेन सेम। लेकिन जैसे ही हम कॉपर और जिंक तक पहुंचते हैं, ये जो शेल 3D वाली जो सब शेल है वो पूरी तरह से टाइट हो जाती है, पैक हो गई पूरी तरह से। अब वो न्यूक्लियर चार्ज को बहुत कम बाहर जाने दे रही है। तो इस स्टेज पे क्या होगा, लास्ट स्टेज पे जो है दिस सिग्मा डोमिनेट्स ओवर जेड। सही बात कह रहा हूं? तो जब सिग्मा डोमिनेट्स ओवर जेड, साइज इंक्रीजेस। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम समझ में आ गई हो? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम बात, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज चलनी है, ये आप ध्यान रखिएगा बस। जो है इन कॉन्सेप्ट्स को जो है जितने प्यार से मैं करा रहा हूं उतने ही प्यार से आप इनको याद रखेंगे।
अब सुने आप, अब क्या है द नेक्स्ट थिंग। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है, ठीक है। अब सुने, अब और इंटरेस्टिंग बात आ रही है, देखिए है क्या, दैट इज एक फंडा है, दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहली बात, बिफोर आई गो फॉर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मैं 1 मिनट एक बात आपको जनरल बता दूं पहले। देखो होता क्या है कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जो है, जो रेडियई है वो इंक्रीज करता है। सही बात है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब इंक्रीज कैसे करता है, मतलब सीधी सी बात है, ठीक है, कि ये रेडियई है, ये एटॉमिक नंबर है, सो रेडियई इस तरह से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, रेडियई इंक्रीज करता है, ठीक है। और मतलब ये सिर्फ यहीं पर नहीं बात है, ठीक है, ये कई और जगह भी यही चीज वैलिड होगी, ठीक है, ये मतलब इसी के लिए बात नहीं है, ठीक है, कई और जगह भी यही चीज जो है वैलिड होगी, ठीक है। मतलब जैसे हैलोजेंस में भी यही होगा, हैलोजेंस में भी ऐसे, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब इट इज एवरीवेयर। डाउन द ग्रुप जो है रेडियई इंक्रीजेस, अभी मैं चैट नहीं देख पा रहा हूं, अभी आप मेरी बात सुन लीजिए। तो डाउन द ग्रुप जो रेडियई बड़े आराम से इंक्रीज। तो देखो समोनास की सबसे बड़ा रेडियई किसका है, या उसने बड़ा छोटा नहीं लिखा, लेकिन सबसे बड़ा रेडियई पीरियोडिक टेबल में फिर जो है अगर हम देखें तो फ्रेंशियम का होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज किया, इस तरह को डिक्रीज करेगा, तो इसलिए फ्रेंशियम का जो है सबसे ज्यादा रेडियई जो है होगा, बाय दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सुन ले मेरी बात, मैंने छोटी सी बात बताई कि रेडियई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट शुड हैपन। तो नॉर्मल ट्रेंड्स ऐसे ही हैं, ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही है, लेकिन कई जगह देयर इज प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम वाली जगह को हम ढूंढते हैं कि वेयर इज द प्रॉब्लम, ठीक है। आप देखें, अगर हम यहां पर एक बात देखें, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट वांट टू टॉक विद डेटा। अगर मुझे डेटा मिल जाता है सो दैट मीन्स मेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, आई कैन टीच यू। 1 मिनट दीजिएगा मुझे जो है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है अपने लिए जो है, ठीक है, क्योंकि इस चीज पे 1 मिनट दीजिए। हम्म, तो अभी मेरे पास डेटा मुझे नहीं मिल रहा है, मैं बिना डेटा के भी आपको बात बता सकता हूं, बट लेट मी सी। नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट, ठीक है, कोई बात नहीं,
अभी आप सुनिए, अभी आप सुनिए। वेंडरवॉल रेडियई के हिसाब से, मैं पूरी चैट नहीं पढ़ पाया, इनमें वेंडरवॉल रेडियई क्यों आएगा यार? इनमें कोवेलेंट रेडियई आ जाएगा, नोबल गैसेस तो नहीं है, ठीक है। इनमें जो है रेडियई नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा सुन लें आप, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं इनमें टाइम लगाऊं, तो आई एम सेइंग कि जो अपना जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एंड देन यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, एंड इट इज Ku। अब इसका रदरफोर्डियम भी नाम हो गया, बट यू राइट ओल्ड, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अभी वो याद है, ठीक है ना, अपना काम इसी से हो जाएगा। आप सुनते जाएं। इसको बोलते हैं हम 3D सीरीज, ये इसको बोलते हैं 4D, इसको बोलते हैं 5D, इसको बोलते हैं 6D। मेरी बात को समझते जाइएगा ध्यान से, ठीक है। अब ये पुराने कॉन्सेप्ट से भी जबरदस्त बात यहां पे आने वाली है। व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, नहीं वेंडरवॉल रेडियई औरों में भी हो सकता है, वेंडरवॉल रेडियई औरों में भी हो सकता है, लेकिन नोबल गैसेज में सिर्फ वेंडरवॉल ही होता है। औरों में जैसे क्लोरीन में देयर इज वेंडरवॉल ऑल्सो, देयर इज कोवेलेंट ऑल्सो, क्योंकि Cl2 मॉलिक्यूल में कोवेलेंट हो जाएगा और दो Cl अलग अलग मॉलिक्यूल के सॉलिड स्टेट में, उनमें वेंडरवॉल हो जाएगा, जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था, क्लोरीन का एग्जांपल मैं बता रहा हूं। सही है बात, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सुनिए मेरी बात, आप अब बोर्ड पे देखिए। दैट इज स्कैंडियम से जब हम यट्रियम पे जाते हैं, 1 मिनट जो है, मैं 1 मिनट लगेगा, लेकिन क्या बात है यार, हमारे पास नहीं, देर इज नो, चलिए नो प्रॉब्लम, हमारा काम चलेगा। सुनो एक बात, स्कैंडियम से यट्रियम साइज इंक्रीजेस, स्कैंडियम से यट्रियम जो है साइज इंक्रीज करता है, इंक्रीज करना भी चाहिए, डाउन द ग्रुप रेडियई इंक्रीजेस, नो प्रॉब्लम विद दैट। यट्रियम से लैंथेनम साइज इंक्रीजेस, नो प्रॉब्लम विद दैट, इंक्रीज करता है, करना भी चाहिए, सुनते जाइए। लैंथेनम से यहां भी साइज इंक्रीज करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, साइज इंक्रीजेस, ओके। लेकिन नाउ कम्स द प्रॉब्लम, टाइटेनियम से जिरकोनियम में साइज इंक्रीज हुआ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं क्योंकि मैं हाईलाइट किसी और हिस्से को करना चाहता हूं। लेकिन जब आप जिरकोनियम से हैफनियम में आते हैं, साइज नियरली बिकम्स इक्वल, अप्रोक्सीमेटली सेम। आप साइन देख रहे हैं, लगभग बराबर हो जाता है, ठीक है। वही बात यहां पर भी है, वेनेडियम से जब हम इस पे जाते हैं साइज इंक्रीजेस, बट
इसके और टेंटेलम के बीच में, जो नियोबियम और टेंटेलम के बीच में, अगेन द साइज रिमेन्स सेम। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी यहां भी ऐसा ही होता है, द साइज नियरली रिमेन्स सेम। मतलब 3D से, सुन लीजिए, 3D से 4D सीरीज के बीच में साइज का इंक्रीज होता है, बट 4D और 5D सीरीज में आप देख रहे हैं साइजेस आर रिमेनिंग नियरली सेम। आंसर मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन अभी आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। आप सबसे पहले जो है, यू राइट द डेफिनेशन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यू राइट द स्टेडी डिक्रीज, एक मिनट, द स्टेडी डिक्रीज मत लिखिए, द सिमिलरिटी इन साइजेस ऑफ, the similarity in sizes of 4D and 5D series elements। हाँ, वेरी स्मॉल डिफरेंस होगा, वेरी स्मॉल। तभी मैं डेटा देखना चाहता था, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सुने, मैंने क्या कहा, द सिमिलरिटी इन साइजेस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, poor shielding effect of inner d orbitals, poor shielding effect of inner d orbitals is called lengthenide contraction। अब आप मेरी बात को पहले समझ जाइए, ठीक है, पहले सुन लीजिए मेरी बात। आई एम गिविंग द लॉजिक कि क्यों हो रहा है। पहले आप मेरी बात को पकड़ने की ट्राई कीजिएगा, अगर पकड़ में नहीं आए तो फिर सो मेनी क्वेश्चंस विल अराइज। ठीक है, देखो होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि जो शील्डिंग पावर है ना, उसका ऑर्डर क्या है, एस की सबसे ज्यादा, देन पी, देन डी, देन एफ। सही बोला मैंने? ये कल वाले लेक्चर में मैं करवा चुका हूं कि एस वाले न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होते हैं, इसलिए उनकी शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, और एफ वाले सबसे दूर होते हैं तो पुअर शील्डिंग होते हैं। मतलब ये पुअर शील्डिंग वाले हो गए, और ये हाई शील्डिंग। इससे फर्क क्या पड़ेगा बेटा जी, ध्यान से समझिएगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखो, जब जैसे जैसे आप सेल में नीचे जाते जाते हैं, आप जानते हो कि यही की बात करें, इस सेल में अंदर वाली सब सेल्स कौन कौन सी थी? डी थी, एस थे, पी थी। सही बात है। इसमें भाई 4s बाहर था ना, सुनते जाइए, इनमें क्या था, मतलब अगर हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, 4s बाहर है, ठीक है, अंदर क्या है, 3D है। फिर अंदर जो भी है, जो भी होंगे, मतलब वो आइदर एस और पी ही होंगे, मतलब जिसके भी होंगे एस और पी ही होंगे। मतलब इतना तो पक्का है ना कि एफ नहीं है, इसका मतलब है ना, सही बात है, ठीक है। अब सुनते जाइए, और 4D में क्या है, यहां पर हम लोग जो है, आई नीड स्पेस, मैं समझाना चाहता हूं आपको, मतलब समझ आ जाए बात, ठीक है। 4D में क्या है, 4D में क्या है, देयर इज 5s एंड देन देयर इज 4D, और फिर जो अंदर जो ऑर्बिटल्स अभी भी हैं
दे आर आइदर एस पी और डी, यही है, सही बात है ना, सुनते जाइए। अब लेकिन 5D पे क्या हुआ, 5D सीरीज में क्या हो गया कि यहां पर आउटर मोस्ट आ गया CS 6S और यहां पर आ गया 4F। बोलो सही कि नहीं? अंदर जो भी होंगे SPD होंगे। आया यहां, क्योंकि लेंथेनम के बाद ना 4F आ जाता है ना, 14 4F वाले आ जाते हैं ना लेंथेनम के बाद। आपको याद होगा लेंथेनम के बाद जो है हमने सारा लेंथेनाइड सीरीज बनाया था। तो लेंथेनम और हैफनियम, पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखिए, आपको लग जाएगा पता। मतलब सुनो, इसका मतलब जो है कि 4F कहां पे इंट्रोड्यूस हुई, हैफनियम पे इंट्रोड्यूस हुई। अब आप मेरी बात को सुनिए, देखो 4F के आने के कारण हर एलिमेंट जो F ब्लॉक में आया उसके कारण न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन आया और बाहर एक इलेक्ट्रॉन आया। यही होता है ना जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एंटर होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। इज इट ओके? सही कह रहा हूं। अब क्या हो रहा है, लेंथेनम के बाद क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन, सुनिए मैंने कहा पीरियोडिक टेबल में, मोक्ष जी पीरियोडिक टेबल में होता क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे इसमें स्कैंडियम 21 प्रोटॉन्स हैं, यहां पर 22 हो गए, न्यूक्लियस में 22 प्रोटॉन्स हो गए, एक बढ़ गया और बाहर इलेक्ट्रॉन्स 22 हो गए। यही होता है ना, हर प्रोटॉन की एवज में जो है बाहर एक इलेक्ट्रॉन आता है। एम आई राइट? अब सुनिए, अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, भले ही वो पेनल्टीमेट शेल में आ रहे थे, लेकिन वो शेल्स जो है अच्छे तरीके से शील्ड कर पा रही थी। एस पी और डी जो थी अच्छी शील्डिंग पावर वाली थी, जो कि न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर नहीं जाने दे रही थी। लेकिन लेंथेनम के बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन आए। लेंथेन और हैफनियम के बीच में क्या है, लेंथेन और हैफनियम में 14 एटॉमिक नंबर्स का डिफरेंस है। सही बात है। तो अब हुआ क्या कि जो 14 प्रोटॉन थे वो तो न्यूक्लियस में आ गए, लेकिन जो 14 इलेक्ट्रॉन थे वो किस में आए, 4F में आए। और जो 4F है वो अच्छा शील्डिंग नहीं है, हमने लिखा अभी कि दे आर पुअर शील्डिंग। ठीक है, उसके कारण क्या होगा कि न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा चार्ज जो है बाहर पहुंच जाएगा, तो बाहर वाली शेल को वो क्या करेगा, अंदर पुल कर लेगा। एज ए रिजल्ट द साइज विल डिक्रीज। सही बोला मैंने कहा, 14 प्रोटॉन्स अगर अंदर आएंगे और उसको शील्ड करने के लिए आपने 14 इलेक्ट्रॉन F में लगा दिए जो कि पुअर शील्डिंग है, तो न्यूक्लियस का चार्ज तो बाहर बहुत ज्यादा पहुंचेगा ना। सही बात है, तो साइज विल डिक्रीज। देखो एक सुन लीजिए, हाँ आपको समझ आ गया, जिनको समझ आ गया बात आ गई। मैं थोड़ा सा और बता रहा हूं भाई, अगर मान लो पहले से ही F ही होते ना, सभी में F ही होते तो साइजेस ऑलरेडी छोटे होते, फिर जो है बढ़ते जाते। लेकिन हाँ सही बात है यार, इनको मजा आ गया इस बात में भी, है ना, क्योंकि F जो है डिफरेंस आ गया ना यार। एस पी ही अगर शील्ड करते रहते तो साइज जो है इंक्रीज होता, लेकिन सडनली क्या होता है कि लेंथेनम के बाद जो है, और इन सभी में यही हो रहा है कि जो है जो शील्ड करने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो जो है पुअर हो गए, तो इसलिए साइजेस इनके जो है लगभग बराबर हो जाते। सुनते जाइए, इज इट ओके? तो आई होप आपको लेंथेनाइड, दिस similarity in the sizes of 4D and 5D series elements due to poor shielding effect of 4F orbitals is called lanthanide contraction. सुनिए, हैफनियम में हो रहा है, हैफनियम में हो रहा है। हैफनियम का साइज इज सिमिलर टू जिरकोनियम। ठीक है, हैफनियम का साइज छोटा हो रहा है, टेंटेलम का साइज छोटा हो रहा है,
टंगस्टन का साइज छोटा हो रहा है। सही है बात? एक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, सुन लें। अब पता क्या है, आपको बात एक समझनी है। अभी अभी जो है मेरी बात को आप ध्यान से समझते जाइए, मतलब जो जरूरी चीज है, ठीक है। कौन छोटा है? ये बड़े का साइन है। टाइटेनियम से जिरकोनियम बढ़ेगा, जिरकोनियम से हैफनियम जो है बढ़ना चाहिए, लेकिन वो हो गया बराबर। जिरकोनियम से हैफनियम में साइज बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन वो बराबर हो गया। बराबर कैसे हुआ होगा? छोटा हुआ होगा तभी बराबर हुआ ना, ठीक है। तो वो जो है दैट सिमिलरिटी जो साइजेस हुई वो कॉन्ट्रैक्शन के कारण, इट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सुन लीजिए, इससे बड़े बड़े फर्क पड़ने, लेकिन अभी जो मैं फर्क बता रहा हूं उसको, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखो इस चीज का फर्क क्या पड़ता है। अभी देखिए आप, देखो मैंने अभी आपको कहा कि यहां पर ये सिर्फ यहीं पर फर्क नहीं डालता। अगर हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ेंगे, सुनिए बेटा जी मेरी बात, देखो यहां पर इसका इंपैक्ट देखिए आप कहां तक जाएगा। ये है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सही है बात? सुन लें यहां पर, अब मेरी बात, क्योंकि मैं एंड कर रहा हूं, जस्ट लास्ट के 7-8 मिनट हैं क्लास के, आप फुल कंसंट्रेट होकर मेरी बात को सुन रहे हैं, ठीक है। मैं आपको विद डेटा ये बात बता रहा हूं। देखो अगर मैं बोरोन फैमिली की बात करूं, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? बोरोन फैमिली में हम एक्सपेक्ट कुछ ऐसा कर रहे हैं कि यार साइज शुड इंक्रीज, है ना, रेडियई जो है इंक्रीज करना चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुनिए क्या होता है। देखो बोरोन अगर यहां पर है, बोरोन का 85 पिकोमीटर्स जो है इसका रेडियई है, पिकोमीटर्स में ही, ठीक है, पिकोमीटर्स 85 पिकोमीटर्स। सही है। एल्यूमिनियम में ये हो गया, एल्यूमिनियम हो गया जी 143। सुन लें, बोरोन से एल्यूमिनियम हो गया 143, नो प्रॉब्लम, बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम में उतना राइज नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। गैलियम का जो राइज है, गैलियम में हो गया 135। तो जो राइज होना चाहिए था जितना, उतना नहीं हुआ। वो सॉरी, एल्यूमिनियम 135 मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है। एल्यूमिनियम से गैलियम में साइज का डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब सुने, गैलियम से इंडियम में अगेन कितना साइज हुआ? 167 इंक्रीज हुआ है। और इंडियम से थैलियम में अगेन राइज उतना ज्यादा नहीं हुआ। कितना हो गया? 170। अब मेरी बात सुनो, अब आपको मेरी बात फिर से जाननी, 179 नहीं 170 है मेरे पास डाटा जो है, ठीक है। इट्स नॉट 179, इट इज 170, ठीक है। सुन ले अब सुन ले मेरी बात। देखो हमने कहा अभी, पहली बात आपने देखा, जब भी पुअर शील्डिंग जो शेल है ना आ रही है, तब जो है साइज छोटा हो जा रहा है। तो ये देखो जिर्क इस लाइन और इस लाइन में डिक्रीज हो रहा है, वही जो है इंडियम और थैलियम में जो साइज की लगभग सिमिलरिटी है, दैट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सही बात है। जो इंडियम से थैलियम में साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब सुने, बात यही नहीं है, बात यही नहीं है। एल्यूमिनियम से गैलियम का आंसर दे रहा हूं, नई बात है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जैसी ही बात है। सुनिए, देखो एल्यूमिनियम और गैलियम में अगर आप ध्यान दें तो एल्यूमिनियम से जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगले इस
पे आते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट्स आते हैं, कौन सा पोटाशियम देन कैल्शियम, ये आता है, ये ऐसे ही आते हैं ना, एल्यूमिनियम से ऐसे गए फिर ये गए। आप जानते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में नई शेल जो सब शेल जो इंट्रोड्यूस होती है वो होती है 3D। सही बोला? एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में नई जो सब शेल होती है, बोरोन और एल्यूमिनियम के बीच में S और P ही है। सही बोला? बोरोन और एल्यूमिनियम के बीच में S और P ही है, इसलिए साइज का नॉर्मल इंक्रीज है। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में नई सबशेल इंट्रोड्यूस हुई जो भी पुअर शील्डिंग ही है, F के दूसरे नंबर उसका है, F के बाद वो आती है पुअर शील्डिंग में, तो इसलिए जो है एल्यूमिनियम और गैलियम में राइज जो है नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग बाय D सबशेल। सही बोला कि नहीं? आपको बात समझ में आई कि नहीं? नहीं, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ यहां पे है, एल्यूमिनियम और गैलियम में। इज इट सॉरी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इंडियम और थैलियम में ही, ठीक है। लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो ऑफिशियल टर्म हो गई ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। लेकिन जिस तरह से एफ ऑर्बिटल्स पुअर शील्ड करते हैं उस तरीके से डी भी तो करते हैं ना। उसके बाद भाई जब भी जिस जिस जंक्शन पे, आप समझ जाइए, जिस जंक्शन पे पुअर शील्डिंग वाली सेल इंट्रोड्यूस होगी उसका इंपैक्ट वहां पे दिखेगा। इज इट ओके? मतलब देखो, आप सुन लीजिए, अब ये पता क्या, ये दिमाग वाली बात है यार। देखो, लैंथेनम से, हैफनियम से, इसमें कुर्चुएटिवम जो होता है एलिमेंट है, कॉमन नेम इसका ये है, ठीक है ना। रदरफोर्डियम भी लिखते हैं इसको, रदरफोर्डियम लिख देता हूं मैं। इसमें इंक्रीज ही होगा। क्यों? ये एक मिनट मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों इंक्रीज लेस है इसमें भी। क्योंकि पता क्या है, इनमें इंक्रीज क्यों होगा? रीजन बीइंग इसके अंदर भी पुअर शील्डिंग है और इसके अंदर भी पुअर शील्डिंग है। तो जब दोनों के अंदर पुअर शील्डिंग ही है तो नई शेल इंट्रोड्यूस होने के कारण जो है इंक्रीज ही होगा, है ना। अगर सारे पीरियोडिक टेबल में मान लो एक ही तरह की शेल होती, या सारे एसएससी होते, सारे पीपी ही होती, नई अंदर सब शेल्स कोई भी नहीं होती, तो नॉर्मल ट्रेंड था इधर को डिक्रीज करना, इधर को इंक्रीज करना। लेकिन सब शेल्स के भी अपने इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए जिस जिस ट्रांजिशन पॉइंट पे नई सब शेल इंट्रोड्यूस होती है वो अपना इंपैक्ट दिखाएगी। देखो, समवन सेड कि भाई इसमें जो है एल्यूमिनियम और गैलियम में जो है डिक्रीज का रीजन, मैंने कहा देखो, मैं आपको इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बता सकता हूं कि भाई इसलिए हुआ एल्यूमिनियम से गैलियम में ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हुआ। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि इतना क्यों हुआ, इसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज क्यों हुआ, इसमें इतना क्यों नहीं हुआ। दैट डज नॉट कम, ठीक है ना, उसके लिए मतलब, ठीक है। हाँ चलो, आकर्षित को मजा आ गया जो है ना। ये टॉपिक है बहुत बढ़िया, अभी जो है बहुत हमने चीजें करनी है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, टेस्ट का सिलेबस जो है, कब है टेस्ट आपका? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, समवन इज चैटिंग, लेकिन मैं देख लेता हूं एक बार जो है, ठीक है। कि जब हमने एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर लिखा था तो उसमें लिथियम को सबसे आगे लिखा था, पर वो तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो उसका कोवलेंट रेडियस सबसे ज्यादा कैसे? बेटा जी, पहले मेक यूर सेल्फ करेक्ट। हमने कब कहा कि लिथियम जो है कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाता है? लिथियम बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। कई कंपाउंड्स उसके होते हैं जो कि कोवलेंट नहीं, मेटल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये किसने कहा? ठीक है ना। मतलब जबकि लिथियम, सब एल्कली मेटल्स में लिथियम की कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती। हाँ, लिथियम हाइड्राइड, ठीक है ना, वो सही कह रहा है, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है।
तो कोवलेंट बनाता है भाई। आप एक बात, चलो छोड़ दे बात को जो है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, बट यू अंडरस्टैंड कि लिथियम फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, हमें तो एक भी कंपाउंड में अगर बनता होगा, देर आर सो मेनी कंपाउंड जिसमें बनता है, ठीक है, तो इसलिए जो है तो भी हम कहेंगे कि भी उसका कोवलेंट रेडी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है जैसे कोवलेंट आयनिक, अभी अभी पता क्या है, क्योंकि अभी हम बॉन्डिंग वाले टॉपिक में नहीं आए, ठीक है, तो इसलिए जो है, थैंक यू संश्रय, ठीक है, इसलिए जो है हम, आपने तीन ही बॉन्ड सुन रखे हैं, कोवलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो लेकिन आप धीरे धीरे समझोगे कि कोई दुनिया में कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता, मिड के होते हैं सारे, ठीक है, ओके। हाँ, तो इसलिए वो हम पे छोड़ दो, नहीं किसी के सिलेबस में कम कुछ नहीं होगा। हाँ, फजान रूल्स जो है वो बॉन्डिंग में है रौनक जी, ठीक है, तो हाँ, लेकिन रौनक ने सही पकड़ा बात को कि फजान रूल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट संडे को हमारा टेस्ट है तो आप पीरियोडिक टेबल भी उसमें मानिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोटा फैक्ट्री में देखा था मैं, पूरी देख नहीं पाया यार कोटा फैक्ट्री जो है, ठीक है, हाँ ठीक है। मोक्षा, अभी तो मैं इसके बारे में कह सकता हूं कि आप पीरियोडिक को ढंग से पढ़ें अगर नेक्स्ट संडे को है, क्योंकि आई वुड लाइक कि उसमें पीरियोडिक ही सारा है, बाकी कुछ ना है, ठीक है, आप ढंग से पढ़ें, इसलिए जो है देखो आपके पास दो लिटरेचर हो जाएंगे, एक जो है क्या हो जाएगा, एक एक जो है यूट्यूब में देखा था मैंने जो है, ठीक है, तो एक क्योंकि कोटा फैक्ट्री मुझे लगता है यूट्यूब पे ही आया था, एक हमारा स्टडी मटेरियल हो जाएगा, आप उसको जल्दी से जल्दी ले लें, और दूसरा जो है हो जाएगा हमारा जो है क्या कहते हैं इसको, जो मैंने आपको जेडी ली थी, जेडी ली, आप ट्राई करें कि आप खरीद ही लें उसको, इंडियन एडिशन जो है जेडी ली प्लस सुदर्शन गुहा, ठीक है, वो जरूरत वाली किताब है, ठीक है। और अगर यू नीड क्वेश्चन बैंक फॉर इनऑर्गेनिक, देयर कम्स वन बुक, बालाजी पब्लिकेशन की है, वीके जायसवाल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, तो आप जो है उसको ले लें, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, इज इट ओके? टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा प्रिंट, अब जो है जल्दी हो जाएगा, ट्यूसडे को आप लेने जाइए।